गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम लोग देखने जा रहे हैं प्रीलिम्स का कुछ और क्वेश्चन। प्रीलिम्स का हम लोगों का मोटिव है कि प्रीलिम्स की तैयारी इस तरह से अच्छे से जो एनालिसिस वाला जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है उसकी तैयारी हम लोग करा देते हैं, और उसके साथ साथ कुछ फैक्ट भी पूछता है यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीएससी। तो फैक्ट और एनालिसिस दोनों को सम अप करके, दोनों को इंक्लूड करके हम लोगों ने कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट बनाए हैं, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं ताकि ये सब एक तरह का रिवीजन तरह का है, ताकि कम समय में हम लोगों का टारगेट क्या है, 15 दिन जो कि है एग्जाम में रहता है, तब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है किसको पढ़ें किसको ना पढ़ें, किसको छोड़ें किसको लास्ट समय में जो कि है। तो इन सब पॉइंट्स को इसलिए बनाया गया कि लास्ट समय जो कि है 15 दिन जब बचता है, तो अगर आप इन लोगों सारे चीजों को अच्छे से देख लेंगे, पहले अगर एक बार देखे हैं और दूसरी बार अगर आप देख लेते हैं इसको रिवीजन के समय 15 दिन में, तो ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम में पूरा क्लियर रहेगा, क्लियर, और एग्जाम में किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होंगे, किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये डेट था या ये डेट था, ये एनालिसिस किया था या इसके एनालिसिस के द्वारा ये क्वेश्चन बना है। तो ये सारे पॉइंट हम लोग देखते हैं। ओके, नाउ द ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ द हिस्टोरिक मूवमेंट, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट, यहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट है, was that it placed the demand for independence on the immediate agenda of the national movement। इमीडिएट एजेंडा ऑफ द नेशनल मूवमेंट। हम लोगों ने देखा कि क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे ज्यादा इंटेंसिव स्ट्रगल था, सबसे ज्यादा इंटेंसिव फ्रीडम स्ट्रगल था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद देयर कैन नॉट बी एनी रिट्रीट। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद कोई रिट्रीट नहीं, कोई समझौता नहीं, सिर्फ इसी बात पे हम लोगों का नेगोशिएशन होगा, सिर्फ इसी बात का ब्रिटिश से टॉक होगा कि इमीडिएट एजेंडा, यानी कि जस्ट आप फ्रीडम दीजिए, डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, इंडिपेंडेंस से कुछ भी नीचे का नेगोशिएशन नहीं होगा क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद। तो ये था इंपॉर्टेंस क्विट इंडिया मूवमेंट का। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद देयर कैन नॉट बी एनी नेगोशिएशन विद द ब्रिटिश एक्सेप्ट ऑन द फ्रीडम। फ्रीडम ही, यानी कि उसके बाद एकमात्र विकल्प बचता है, कोई भी टुकड़ों में फ्रीडम नहीं, पूरा हमको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। तो ये था हमारा इंडिपेंडेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट का इंडिपेंडेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट का इंपॉर्टेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट का सिग्निफिकेंस कि जस्ट फ्रीडम, उससे उससे कम में हम लोग मानने को तैयार नहीं होंगे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है। दूसरी, गांधी जी रिलीज्ड ऑन मई 1944 ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, ऑन मेडिकल ग्राउंड्स द कांग्रेस लीडर्स वेर। तो गांधी जी कब रिलीज किए गए थे? गांधी जी, क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी कब रिलीज किए गए? तो मई 1945 में गांधी जी रिलीज किए गए थे। और किस बेसिस पे रिलीज किए गए थे गांधी जी? तो मेडिकल ग्राउंड्स पे। उनको जो कि था बहुत ज्यादा तबियत, बहुत ज्यादा उनका हेल्थ वीक हो चुके थे, बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, बहुत ज्यादा, तो मेडिकल ग्राउंड पे गांधी जी को रिलीज कर दिए गए थे। दूसरा, द कांग्रेस लीडर्स वेर रिलीज्ड, ये देखिए, कांग्रेस leaders were released to participate in the Simla conference, Simla conference in June 1945 that marked the end, okay, that marked the end of the phase of confrontation that had existed since August 1942। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का अगर पूछा जाएगा कि कब एंड हुआ, तो क्विट इंडिया मूवमेंट का हम लोगों को एंड दिखा देना है, जून 1945 में एंड हुआ। क्यों जून 1945 में? क्योंकि कांग्रेस लीडर्स वे रिलीज टू पार्टिसिपेट इन द शिमला कॉन्फ्रेंस। जिस तरह से कांग्रेस लीडर्स रिलीज किए गए जून 1945 में, एंड दैट मार्क द एंड ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट मार्क द एंड ऑफ द कन्फ्रंटेशन विद द ब्रिटिश ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। और किस लिए कांग्रेस लीडर्स को रिलीज किए थे ब्रिटिश ने? टू पार्टिसिपेट इन द शिमला कॉन्फ्रेंस। ओके, वेवल प्लान का जो कि था शिमला कॉन्फ्रेंस, और शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? जून 1945 में। तो हम लोगों को यही रखना है कि कांग्रेस कब रिलीज किए गए थे? जून 1945 में। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? जून 1945 में। ओके, जून जुलाई 1945। तो ये हम लोगों को देखना है कि जून जुलाई और जून में कांग्रेस लीडर रिलीज करके किए गए थे, लेकिन गांधी जी कब कर दिए गए थे रिलीज? मई 1944 में, ऑन मेडिकल ग्राउंड।
तो कब किए थे गांधी जी रिलीज, किस बेसिस पे किए थे, कांग्रेस कब रिलीज किया गया था, और कांग्रेस जैसे रिलीज हुए दैट मार्क द एंड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। और किस लिए कांग्रेस को रिलीज किया गया था, तो शिमला कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, तो यहां पे ये सारे चीजों को हम लोगों को देखना है इस पॉइंट में। अब इस पॉइंट में देखना है हम लोगों को क्या देखना है। ओके, द आइडिया ऑफ द INA was first conceived in Malaya. Okay, was first conceived in Malaya. किसके द्वारा, मोहन सिंह एंड इंडियन ऑफिसर, ये जो कि थे इंडियन ऑफिसर जो थे, ऑफिसर थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। when he decided not to join the retreating British army and instead went to the Japanese for help. Okay, Indian prisoners of war were handed over by the Japanese to Mohan Singh. Okay, Indian prisoners of war handed over by the Japanese to Mohan Singh, who then tried to recruit them into the Indian National Army. On 1st September 1942, the first division of the INA was formed with 16,300 men. तो यहां पे हम लोगों को ये देखना है कि किसके द्वारा फॉर्मेशन हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा फॉर्मेशन हुई, तो मोहन सिंह के द्वारा। कहां फॉर्मेशन हुई इंडियन नेशनल आर्मी की, तो मलाया में हुई फॉर्मेशन। और कौन ज्वाइन किया, हु ज्वाइंड द इंडियन नेशनल आर्मी, तो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जिसको जापानीज ने कैप्चर कर लिए गए थे। इंडियन लोग ब्रिटिश सोल्जर्स में, ब्रिटिश रेजिमेंट में काम करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम करते थे, ब्रिटिश फाइट कर रहे थे फासिस्ट फोर्सेस से, जापान थे फासिस्ट के साइड थे, जापान से भी फाइट कर रहे थे साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिश फोर्सेस। तो वहां पे जो इंडियन सोल्जर्स कैप्चर कर लिए गए थे जापान को, उन्हीं के द्वारा वही लोग जो कि है अब इंडियन नेशनल आर्मी बनाए। जापान ने कह दिया ओके यू कैन मेक द इंडियन नेशनल आर्मी, और वो जो कि है अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओवरऑल कंट्रोल जापान का, लेकिन उसका एक यूनिट इंडियन नेशनल आर्मी रहेगा। और वही इंडियन नेशनल आर्मी जो पहले ब्रिटिश के साथ फाइट करते, जो पहले ब्रिटिश के अंडर फाइट करती थी जापान से, अब वो जापान के अंडर फाइट करेगी ब्रिटिश से। तो यहां पे इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा, कहां फॉर्मेशन हुआ, मलाया में, किसके द्वारा, मोहन सिंह के द्वारा। और मोहन सिंह कौन था, ऑफिसर्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। और इंडिया, और कौन ज्वाइन किया, कौन ज्वाइन किया ये INA में, तो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जिसको कैप्चर कर लिया गया था, जापान ने कैप्चर कर लिया गया था, क्योंकि जापान उस समय पावरफुल होने लगा था साउथ ईस्ट एशिया में, ब्रिटिश रिट्रीट कर गए थे। तो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो हुए थे, इंडियन प्रिजनर के द्वारा ही इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया गया। प्रिजनर्स ही, इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर में ही इंडियन नेशनल आर्मी थे। ओके, तो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर यही लोग इंडियन नेशनल आर्मी में थे। मोहन सिंह ने इन्हीं को रिक्रूट किया जापान के परमिशन से। जापान के परमिशन से इंडियन नेशनल आर्मी में इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर का रिक्रूटमेंट हुआ। ओके, और ये कब रिक्रूटमेंट हुआ, सबसे जरूरी बात है कब रिक्रूटमेंट हुई, तो यह रिक्रूटमेंट हुए 1 सितंबर 1942। डेट हम लोगों को याद रखना है, डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब फॉर्मेशन हुआ इंडियन नेशनल आर्मी का, तो हम लोगों को बता देना है 1 सितंबर 1942। 1 सितंबर को और क्या इंपॉर्टेंस था, 1 सितंबर को और इंपॉर्टेंस ये था कि 1 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुए थे, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुए थे 1 सितंबर 1939 को। और 1 सितंबर 1942 को फॉर्मेशन हुई किसकी, इंडियन नेशनल आर्मी, मोहन सिंह के द्वारा मलाया में, और वो लोग इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। ओके, तो यहां पे इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। नाउ the second phase of the INA began when Subhash Chandra Bose was brought to Singapore in July 1944. In Singapore in July 1943 by means of Japanese and German submarine. तो सेकेंड फिर पहला जो कि है, पहला किसने फॉर्मेशन किया, तो मोहन सिंह ने मलाया में, मलेशिया में। ओके, और सेकेंड जो इसका फेज है इंडियन नेशनल आर्मी का, कुछ डिस्प्यूट हो गए मोहन सिंह के द्वारा और
भी कई लोगों के द्वारा, जिनके जो फिर जापान ने उसको डिटेन कर लिए, मोहन सिंह को और भी उनके साथियों को डिटेन कर लिए। फिर सुभाष चंद्र बोस वहां एंट्री हुई, सुभाष चंद्र बोस की वहां पे एंट्री हुई, और सेकेंड फेज जो फॉर्मेशन हुआ वो सिंगापुर में हुआ, और ये हुआ जुलाई 1943। फर्स्ट फेज हम लोगों ने देखा, फर्स्ट फेज क्या था, 1 सितंबर 1942, और सेकेंड फेज का फॉर्मेशन कब हुआ, सिंगापुर में हुआ। फर्स्ट फेज मलाया, सेकेंड फेज, फर्स्ट फेज मलाया 1 सितंबर 1942, और सेकेंड फेज का फॉर्मेशन हुआ, सेकेंड फेज सिंगापुर इन जुलाई। ओके, जुलाई के बाद आता है अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, तो जुलाई में फॉर्मेशन हुआ, जुलाई 1943 सिंगापुर में, और किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ओके, तो हम लोगों को ये सारे पॉइंट देखने हैं, ये सारे पॉइंट हम लोगों को अच्छे से याद रखना है कि सेकेंड फेज का फॉर्मेशन हुआ सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, कहां पे फॉर्मेशन हुआ, तो सिंगापुर में हुआ, कब हुआ, तो जुलाई 1943 में हुआ। ओके, सो दिस पॉइंट्स, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल आर्मी। ओके ओके, नाउ सुभाष चंद्र बोस सेट अप द प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। ओके, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया किसके द्वारा सेटअप कर लिए गए थे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब किया गया था, 21 अक्टूबर 1943। तो यहां पे अब प्रोविजनल गवर्नमेंट, सुभाष चंद्र बोस जब लैंड किए सिंगापुर में अपना, तो वहां पे उन्होंने आईएनए की कमांड संभाली, कब से, जुलाई 1943 से। अब जो कि है प्रोविजनल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन किसके द्वारा हुई, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की फॉर्मेशन हुई हमारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब हुई फॉर्मेशन, तो अक्टूबर, 21 अक्टूबर 1943। सेकेंड, तो ये था सेकेंड फेज, सेकेंड फेज ये था आईएनए की, सेकेंड फेज आईएनए सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में जुलाई 1943 में। प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया सुभाष चंद्र बोस कब, 21 अक्टूबर 1943। 20 यहां पे दिखना है कि 21 अक्टूबर को 1943 में फॉर्मेशन हुई। द प्रोविजनल गवर्नमेंट देन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ब्रिटेन, नेचुरल है, आखिर में फॉर्मेशन किस लिए गई थी, ताकि ब्रिटेन के अगेंस्ट जा सके। तो देन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ब्रिटेन, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एक्सिस पावर्स एंड देयर सैटेलाइट्स। तो नेचुरल है कि जापान के सहयोग से इसका फॉर्मेशन हुआ, तो जापान लोग इसको रिकॉग्नाइज करेंगे ही, जापान और जापान के जो साथी थे, एक्सिस पावर जो थे, वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे ही। तो हम लोगों को देखना है प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया कब फॉर्मेशन हुई, 21 अक्टूबर 1943, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस सेट अप द आईएनए हेडक्वार्टर्स। ये आईएनए का हेडक्वार्टर कहां पे था, इन रंगून एंड इन सिंगापुर। ओके, तो कहां पे था सुभाष चंद्र बोस, जिस सुभाष चंद्र बोस ने सेकेंड फेज में फॉर्मेशन किया आईएनए का, सेकेंड फेज आईएनए का कमांड संभाला जुलाई 1943 से। तो इसका हेडक्वार्टर सुभाष चंद्र बोस ने कहां बनाया, तो उन्होंने हेडक्वार्टर बनाए एक रंगून में, दूसरा हेडक्वार्टर उन्होंने सिंगापुर में, सिंगापुर में फॉर्मेशन हुआ तो वहां नेचुरली एक हेडक्वार्टर होगा ही उसका। और दूसरा हेडक्वार्टर कौन सा बनाया उन्होंने, रंगून में। ओके, रंगून बर्मा की राजधानी थी। ओके, तो रंगून में इवन ए वुमेन्स रेजिमेंट, और वहां पे एक विमेन रेजिमेंट भी थी। सुभाष चंद्र बोस के आईएनए जो सेकेंड फेज हुआ था, तो उसमें एक विमेन रेजिमेंट था जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। तो रानी झांसी रेजिमेंट किसके तहत था, आईएनए के तहत। और कहां पे था ये, विमेन रेजिमेंट, और सुभाष चंद्र बोस के आईएनए में, सुभाष चंद्र बोस के आईएनए में एक विमेन रेजिमेंट था जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। और इसका सुभाष चंद्र बोस ने इसका हेडक्वार्टर कहां कहां था, एक तो सिंगापुर में, क्योंकि सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए की कमांड संभाली, और दूसरा था रंगून। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द आईएनए। ओके, प्रीलिम्स पॉइंट के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छे से प्रीलिम्स को याद रखना चाहिए, नहीं तो वो जो कि है कंफ्यूज करा देता है कि सिर्फ सिंगापुर में था, सिर्फ रंगून में था, या फिर चेंज भी कर सकता है और भी बहुत तरीके। तो हम लोगों को क्लैरिटी रहेगी, हम लोगों को अच्छा से याद रहेगा,
तो फिर कोई, और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रोविजनल गवर्नमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आईएनए से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए हम लोगों ने जो सेलेक्ट किया है, ताकि इंपॉर्टेंट चीजें जिसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कभी इस प्रीलिम्स एग्जाम में कभी उस प्रीलिम्स एग्जाम में हमेशा ये घूम फिर के पूछने का। ओके, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। ओके, नाउ वन आईएनए बटालियन कमांडेड बाय शाहनवाज, ये देखिए कमांडेड बाय शाहनवाज was allowed to accompany the Japanese army to the Indo-Burma front and participate in the Imphal campaign. Okay, participate in the Imphal campaign. तो कौन कमांड कर रहा था, हम लोगों को ये क्वेश्चन आ जाता है, कौन कमांड कर रहा था? इंडो बर्मा फ्रंट पे आईएनए पहुंच गई थी जापानीज फोर्सेस के द्वारा, तो शाहनवाज। ओके, शाहनवाज खान। ओके, तो ये थे शाहनवाज खान, एक बटालियन को लीड कर रहे थे, शाहनवाज खान, जो इंडो बर्मा में पहुंच गए थे और इम्फाल कैंपेन वहीं पे जो कि है, तो इम्फाल कैंपेन में वो थे। कौन थे इम्फाल कैंपेन में? तो शाहनवाज थे। वो इंडो बर्मा पे बॉर्डर पे पहुंच गए थे, आप समझ लीजिए इंडिया में एंट्री भी कर गए थे। ओके, भले ही लिबरेट नहीं करा सके, लेकिन इनका बहुत ज्यादा हीरोइक एक्ट दिखाए आईएनए के द्वारा। आईएनए के वो ऑफिसर्स थे, आईएनए के वो एक लीडिंग ऑफिसर थे, वो इंडो बर्मा फ्रंट इम्फाल कैंपेन में पहुंच गए थे। कौन? शाहनवाज खान। ओके, तो हम लोगों को नाम यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। शाहनवाज खान वो आए गए थे वहां पे इम्फाल कैंपेन में। नाउ अल्मोड़ा जेल, ये देखिए अल्मोड़ा जेल में कौन थे भाई? तो जवाहरलाल नेहरू वाज डिटेन्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। और बांकुरा जेल में कौन थे? मौलाना आजाद। आफ्टर द वॉर द बैन ऑन द कांग्रेस वाज लिफ्टेड। ओके, बैन ऑन द कांग्रेस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट जब स्टार्ट हुई थी तो क्या हुआ था? कांग्रेस पे बैन लगा दी गई थी, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस के सारे लीडर्स हम लोगों ने देखा कि 9 अगस्त 1942 को 8 अगस्त को रिजोल्यूशन पास किया कि हम लोग जो कि है क्विट इंडिया स्टार्ट करेंगे, और 9 अगस्त 1942 को सारे लीडर्स कांग्रेस के एक सिंगल स्वीप में डिटेन कर लिए गए ब्रिटिश, और ब्रिटिश ने फिर कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया था, बैन लगा दिया कि ये कांग्रेस इलीगल है। लेकिन जब कांग्रेस, तो फिर जो कि है जब कांग्रेस रिलीज कर दिए गए, कब रिलीज किए गए कांग्रेस के सारे लीडर? हम लोगों ने देखा वैभल ने रिलीज किया। कब रिलीज किया? जून 1945 में। और तब जाके कांग्रेस पे जो इलीगल था उसको कह दिया नहीं अब लीगल है, अब जो कि है उस पर से बैन उठा लिया गया। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो उसको लगता है कि उसके खिलाफ बहुत ज्यादा जा रही है उसको बैन कर देती है और फिर उस पर इलीगल घोषित कर देती है। तो उसी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी यही किया। तो हम लोगों को देखना है कि गांधी जी कहां पे लॉन्च किए गए थे, गांधी जी कहां पे डिटेन कर दिए गए थे? तो पूना में, आगा खान पैलेस में। ओके, और जवाहरलाल नेहरू कहां पे डिटेन कर लिए गए थे? तो अल्मोड़ा का जेल में उनको रखा गया था, डिटेन कर लिए गए ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर मौलाना आजाद कहां पे डिटेन हुए थे? मौलाना आजाद डिटेन हुए थे बांकुरा जेल में। ओके, तो हम लोगों को यह भी देखना है कि कौन कौन कहां कहां डिटेन हुए थे। गांधी जी आगा खान पैलेस पूना, जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल, मौलाना आजाद बांकुरा जेल। तो ये सारे क्वेश्चन से बन सकते हैं। फिर हम लोगों को यह भी देखना है कि बैन ऑन द कांग्रेस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस को बैन कर दिया गया था। ओके, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया था। लेकिन आफ्टर द जून 1945 जब कांग्रेस लीडर को रिलीज कर दिए गए थे शिमला कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो बैन को लिफ्ट कर दिया गया और कांग्रेस को फिर से एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया। तो प्रीलिम्स के पॉइंट से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ एन अनाउंसमेंट बाय द गवर्नमेंट लिमिटिंग ट्रायल्स ऑफ द आईएनए पर्सनल, ओके, टू दोज गिल्टी ऑफ ब्रूटैलिटी और एक्टिव कंप्लिसिटी वाज मेड इन guilty of brutality or active complicity was made in August 1945. Was made in August 1945. The All India Congress Committee at its first post-war session in Bombay in September 1945 adopted a resolution declaring its support for the INA को।
तो यहां पे हम लोगों को देखना है कि कांग्रेस ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, कांग्रेस ने आईएनए जो ट्रायल्स हुआ था, आईएनए प्रिजनर जो बनाए गए थे, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, पीके सहगल, तो उन लोगों को सपोर्ट में खुल के आईएनए कांग्रेस आया, खुल के आया उन लोगों के बचाव के लिए। और जो कि है, लेकिन ब्रिटिश ने फिर जो कि है, जितना नेशनल अपसर्ज हुआ, जितना नेशनल प्रेशर ब्रिटिश गवर्नमेंट पे पड़ा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ओके वी आर विल नॉट डू एनी हार्म, वी विल नॉट ट्राई एनी। बहुत सारे लोग जो आईएनए के सोल्जर्स कैप्चर कर लिए गए थे फिर से ब्रिटिश के द्वारा, लेकिन ब्रिटिश ने कहा कि वी विल नॉट ट्राई देम, ओके वी विल नॉट डू ट्रायल फॉर देम, वी विल नॉट गिव एनी पनिशमेंट टू देम। लेकिन जो ब्रूटैलिटी और एक्टिव कंप्लिसिटी जिसका है, जो ब्रूटैलिटी उसने दिखाई है आईएनए ने, जैसे जो फ्रंट में आगे काम कर रहा है, जैसे शाहनवाज खान, पीके सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, तो इन लोगों को हम लोग ट्रायल करेंगे। और कहां पे करेंगे ट्रायल, तो रेड फोर्ट में। ये रेड फोर्ट ट्रायल हुई थी, तो रेड फोर्ट में इन लोगों को ट्रायल करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने कहा क्या, कांग्रेस ने कहा वी आर इन फुल सिंपैथी विद द आईएनए पर्सन, ओके वी आर इन फुल सिंपैथी। तो कांग्रेस आईएनए के सपोर्ट में आया। अब देखना है कि सपोर्ट में आया तो कौन कौन डिफेंस के लिए आईएनए जो सोल्जर्स जो गिरफ्तार कर लिए गए थे फ्रंट लीडर में, तो उस पे कौन कौन आए सपोर्ट में। तो ओके 19 adopted a resolution declaring its support for the INA को. The defense of the INA prisoners was taken up by the Congress and भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सापरू, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, केएन काटजू, ये सारे जो के थे, ये सारे लीडर यानी कि अपीयर्ड इन ए कोर्ट एट द हिस्टोरिक रेड फोर्ट ट्रायल। तो रेड फोर्ट ट्रायल किसके लिए हुआ था, आईएनए के हुआ था। आईएनए में जो ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया गया था हमारे साउथ ईस्ट में, ओके साउथ ईस्ट में इंडो बर्मा फ्रंट इंफाल कैंपेन जो शाहनवाज लीड कर रहे थे, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और पीके सहगल, ये सारे को ट्रायल किया गया कहां पे, रेड फोर्ट ट्रायल में। और इनके सपोर्ट में कौन आया, तो कांग्रेस इनके सपोर्ट में। कौन कौन लीडर थे, कौन कौन लॉयर थे इनके, तो भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सापरू, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, केएन काटजू, ये सारे लोग जो लॉयर थे, ये सारे लोग आईएनए के सपोर्ट में आए, आईएनए लीडर, आईएनए ऑफिसर के सपोर्ट में आए कि इनको जो कि है पनिशमेंट नहीं दिया जाए। क्यों, क्योंकि ये लोग जो कि है इंडिया के लिए ही काम कर रहे थे, इंडिया को लिबरेट करने के लिए ही काम कर रहे, ये लोग इंडिया के लिए काम कर रहे थे, तो इनको पनिशमेंट नहीं दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश ने कहा नहीं, हम लोग जो कि है सबको छोड़ सकते हैं, भले ही बहुत सारा अपसर्ज हुआ, सबको सिंपैथी देखते हुए, ताकि फ्यूचर में इंडिया और ब्रिटेन का रिलेशन बहुत अच्छा रह सके, तो हम लोग सबको छोड़ेंगे। लेकिन जो फ्रंट में आके काम कर रहा है और जिसने ब्रूटैलिटी और एक्टिवनेस बहुत ज्यादा दिखाया है आईएनए को, उसको हम लोग पनिश करके, तो सिर्फ जो कि है कुछ को पनिश किया ब्रिटिश ने और बाकी सबको छोड़ दिया गया। तो ये सारे हम लोगों को देखना है कौन कौन लीडर सपोर्ट में थे, कौन कौन लॉयर आए थे डिफेंस में, आईएनए प्रिजनर्स के, आईएनए पर्सनल के, आईएनए ऑफिसर्स के डिफेंस में आए थे। और कहां पे हुआ था ये, रेड फोर्ट ट्रायल्स, ओके। तो इन सारी चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। नाउ पैम्फलेट, द मोस्ट पॉपुलर बीइंग पैट्रियट्स नॉट ट्रेटर्स फॉर आईएनए डिफेंस कॉज है। तो हम लोगों को ये देखना है कि कौन सा पैम्फलेट, बहुत सारे पैम्फलेट्स उस समय निकाले गए क्योंकि बहुत ज्यादा नेशनल अपसर्ज हुआ, किसके लिए, आईएनए पर्सनल के सपोर्ट में। बहुत ज्यादा आईएनए जो गिरफ्तार कर लिए गए थे, हमारे शाहनवाज खान, पीके सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, इन लोगों के सपोर्ट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज्यादा अपसर्ज हुआ। तो इन लोगों के लिए बहुत सारे सब अपना अपना चिट्ठा निकाल के सगर दीवार पे चिपकाता था, सगर पूरा ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता। तो उन सब में सबसे ज्यादा आईएनए के ट्रायल के दौरान कौन सा सबसे ज्यादा फेमस यानी कि था, तो पैट्रियट्स नॉट ट्रेटर्स, यानी कि जो आईएनए का जो सोल्जर्स है दे आर पैट्रियट, दे आर नॉट ट्रेटर्स। क्यों पैट्रियट, क्योंकि वो इंडिया के लिबरेट कराने के लिए आए, क्योंकि वो इंडियन के लिए ही आए हैं, वो लोग इंडियन के लिए आए हैं, इंडिया को लिबरेट कराने के लिए आए, इंडिया के सहयोग के लिए आए। तो सबसे पहला अगर ये देखा जाएगा कि पैट्रियट नॉट ट्रेडर्स, ये पैम्फलेट कब डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, कब इस पैम्फलेट का इंपॉर्टेंस बना था, तो आईएनए डिफेंस में, आईएनए डिफेंस कॉज के दौरान ये पैम्फलेट फेमस हुआ था। कौन, पैट्रियट्स नॉट ट्रेटर्स, ओके ये हुआ था फेमस
आईएनए डिफेंस कॉज के दौरान। ओके, और नाउ नेक्स्ट, द मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अकाली दल, जस्टिस पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हिंदू महासभा एसेट्रा सपोर्टेड द कॉज इन वेरिंग डिग्री। तो हम लोगों को यह भी देखना है कि सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं सपोर्ट किया, कांग्रेस सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, कांग्रेस सबसे ज्यादा आईएनए के सपोर्ट में आए, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस के अलावा भी सभी पार्टी खुल के सपोर्ट में है। भले ही उसका डिग्री कम ज्यादा हो सकता है, किसी ने बहुत ज्यादा, जैसे कांग्रेस में हम लोगों ने देखा कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो खुल के जो कि है लॉयर बन के पहुंच गए आईएनए सोल्जर्स के डिफेंस में। खुद जो कांग्रेस के जो हेड थे, जो जवाहरलाल नेहरू, खुल के चले गए वहां पे आईएनए सोल्जर्स के, आईएनए जो गिरफ्तार कर लिए गए थे आईएनए पर्सनल के डिफेंस में खुल के चले गए। तो लेकिन कांग्रेस के अलावा भी हम लोगों को देखना है मुस्लिम लीग, सब पार्टी यानी कि कुछ ना कुछ तरीके से सपोर्ट में, आईएनए सोल्जर्स के सपोर्ट में, किसी ने फंड दिया, किसी ने जो कि है यहां पे पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किया, किसी ने जो कि आईएनए पर्सनल के लिए अपना किसी भी तरीके से जितना हो सका उनको, उसके पर्सनल को, उसके फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट किया, घर दिया, ये दिया, वो दिया, हर तरह से जितना हो सका सबसे अपना वेरिंग डिग्री में सपोर्ट किया। सब पार्टी ने किया, चाहे मुस्लिम लोग हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, अकाली दल हो, जस्टिस पार्टी हो, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस जिसको बोलते हैं, हिंदू महासभा, तो ये सारे लोग सपोर्ट में हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मेजर सपोर्ट किया कांग्रेस ने। जवाहरलाल नेहरू खुद अपना कोट पहन के चले गए थे उनके डिफेंस में। ओके, रेड फोर्ट ट्रायल जो हो रहा था उनके डिफेंस में, आईएनए सोल्जर्स के डिफेंस में खुद वहां पहुंच गए थे। नाउ 18 फरवरी 1946, द रेटिंग ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी वेंट ऑन स्ट्राइक। 1100 naval rating of HMIS तलवार, HMIS तलवार struck work at Bombay to protest against the treatment meted out to them. Flagrant racial discrimination, unpalatable food, abuses to food, etc etc etc। बहुत तरीके से ब्रिटिश जो कि थे इंडियन सोल्जर्स को बहुत तरीके से अब्यूज करते थे, और उनको सैलरी कम देते थे, उनको खाना खराब देते थे, उनको जो कि फूड से भी अब्यूज कर देते थे, लात भी मार देते थे, तो बहुत तरीके से। तो इन्हीं सब के, और जो कि इन्हीं सबको देखते हुए 18 फरवरी को 1946 को हम लोगों को ये डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये लास्ट रिवोल्ट था। कौन? रॉयल इंडियन नेवी, जिसको रिन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट। ये कब स्टार्ट हुआ था? 18 फरवरी 1946 को। किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? HMIS तलवार के द्वारा। HMIS तलवार के द्वारा कहां हुआ था स्टार्ट? तो ये हुआ था स्टार्ट बॉम्बे में। तो यहां पे हम लोगों को ये सारी चीज देखना है। 18 फरवरी 1946 को रिन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा? HMIS तलवार के द्वारा। कहां पे हुआ था? बॉम्बे में। यहां से रिन रिवॉल्यूशन, जो लास्ट रिवॉल्यूशन था, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था यहां से। ओके, नाउ क्यों स्टार्ट हुआ था? ये बीसी दत्त ए रेटिंग फॉर स्क्रॉलिंग क्विट इंडिया ऑन द HMIS तलवार वाज सोरली रिसेंटेड। सबने उसको रिसेंट किया। ओके, नाउ द नेक्स्ट डे रेटिंग फ्रॉम कैसल एंड फोर्ट बैरक्स joined the strike on 19th February upon reaching the news of HMIS Talwar strike at Bombay, the HMIS Hindustan along with more ships and 3 shore cantonments three shore cantonment establishment went on lightning strike. Muslim ratings went to the league to seek advice on future action while the rest went to the Congress and the Socialist. तो यहां पे हम लोगों को देखना है कब से हुआ था रिन रेटिंग स्टार्ट। तो हम लोगों ने देखा 18 फरवरी 1946 से स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? HMIS तलवार ने स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि यहां पे बीसी दत्त, जो उसके जो एक मेंबर थे, जो एक सोल्जर्स थे, बीसी दत्त ने स्क्रॉल कर दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट। बीसी दत्त ने क्राई स्लोगन दिया क्विट इंडिया मूवमेंट। तो बीसी दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके सपोर्ट में ये लोग आए, तो इन लोगों ने सारे स्ट्राइक कर दिया इन लोगों ने। तो यहां से रिन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। बीसी दत्त ने स्क्रॉलिंग
क्या किया, क्विट इंडिया। तो इनके उसको ब्रिटिश ने बहुत तरीके से पीटा उठा और उसको बहुत तरीके से गिरफ्तार कर लिया। तो उसके सपोर्ट में पूरा HMIS तलवार आया और उसने स्ट्राइक कर दिया। 1100 नवल रेटिंग ने स्ट्राइक कर दिया। और दूसरा हम लोगों ने देखते हैं ये सारे न्यूज फिर धीरे 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 हर जगह फैलते गया, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, हर जगह फैलते गया। और 19 फरवरी को 19 फरवरी 1900 जस्ट यानी कि 18 फरवरी के बाद 19 फरवरी जस्ट एक दिन के बाद यह न्यूज जब गया कराची में, तो कराची में HMIS हिंदुस्तान ने भी स्ट्राइक कर दिया। ओके, HMIS हिंदुस्तान ने भी स्ट्राइक कर। ऑल दीज आर द प्रोग्रेस मेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिन रिवॉल्यूशन। तो ओके, तो रिन रिवॉल्यूशन को हम लोगों को अच्छे से देखना है कि क्या क्यों हुआ था ये रिन रिवॉल्यूशन। तो BC दत्त ने स्क्रॉल कर दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी, 18 फरवरी 1946। किसने किया था, HMIS तलवार ने किया था। उसके बाद 19 फरवरी को क्या हुआ था, HMIS हिंदुस्तान ने जो कराची में है उसने फिर स्ट्राइक कर दिया। तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि HMIS हिंदुस्तान कौन था और HMIS तलवार कौन था। ओके, स्टार्टिंग किया HMIS तलवार ने कब, 18 फरवरी को 1946 और 19 फरवरी को HMIS हिंदुस्तान कराची में। ओके, तो ये सारी बातों को हम लोगों को ध्यान रखना है। नाउ 18 बॉम्बे, फरवरी 18 को बॉम्बे में हुआ नवल स्ट्राइक, बॉम्बे में हुआ नवल स्ट्राइक बिगेन। और 19 फरवरी कराची में, 19 फरवरी को कराची में हुआ, HMIS हिंदुस्तान ने किया। और 19 फरवरी को हुई क्लीमेंट इटली, जो लेबर पार्टी के आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 लेबर पार्टी केम टू पावर इन ब्रिटेन। और उसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली उसके प्राइम मिनिस्टर थे। तो 19 फरवरी को कैबिनेट मिशन प्लान का उन्होंने अनाउंस कर दिया कि कैबिनेट मिशन प्लान आएगी। और कैबिनेट मिशन प्लान कब आई, तो जस्ट यानी कि 19 फरवरी को अनाउंस किया, मार्च में आ गई कैबिनेट मिशन प्लान, मार्च 1946 को। तो 19 फरवरी 1946 को क्लीमेंट एटली इन द हाउस ऑफ कॉमन्स अनाउंस द डिसीजन टू डिस्पैच द कैबिनेट मिशन, टू डिस्पैच द कैबिनेट मिशन। ओके, तो यहां पे हम लोगों को देखना है कि जस्ट इसीलिए उसको रिन रिवॉल्यूशन को बोला जाता है कि लास्ट रिवॉल्यूशन और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन। उसके बाद उस रिवॉल्यूशन के बाद कोई रिवॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उस रिवॉल्यूशन के बाद रिन रिवॉल्यूशन एक लास्ट हैमर था, एक लास्ट विनिंग शॉट था। उसके बाद कोई रिवॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ी आजादी के लिए। ओके, तो 18 फरवरी को बॉम्बे में HMIS तलवार ने स्ट्राइक किया, रिन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। 19 फरवरी को जस्ट क्लीमेंट एटली ने इन द हाउस ऑफ कॉमन कैबिनेट मिशन को जाने का फैसला कर दिया, कैबिनेट मिशन को भेजने का फैसला कर दिया। कब फैसला किया, जस्ट यानी कि एक दिन बाद रिन रिवॉल्यूशन के, जस्ट 19 फरवरी को, 19 फरवरी 1946 को क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन प्लान को अनाउंस्ड कर दिया। ओके, कब अनाउंस्ड किया, 19 फरवरी को। कैबिनेट मिशन प्लान कब और आया कब, आने में समय लगता है, नेचुरली ब्रिटेन बहुत दूर था उस समय, बहुत साधन नहीं थी उतने, तो आने में समय लगता है। तो आया था ये मार्च में आया। और 19 फरवरी को, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि कब अनाउंस कर दिया गया था। तो 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को अनाउंस किया गया था क्लीमेंट एटली द्वारा। ओके, तो यहां पे नाउ लोकमान्य तिलक ने टॉट किया था होम रूल। ओके, होम रूल और स्वराज इज आवर बर्थ राइट। ओके, इज आवर बर्थ राइट। तो किसने कहा था कि बर्थ राइट है होम रूल, और किसने कहा था कि स्वराज इज आवर बर्थ राइट। सो इसे हम लेकर रहेंगे, स्वराज इज आवर बर्थ राइट, हम इसे लेकर रहेंगे। होम रूल, स्वराज मीन्स क्या, होम रूल, अपना रूल होना चाहिए। ओके, दूसरे का रूल नहीं होना चाहिए, ब्रिटिशर्स का नहीं होना चाहिए, फॉरेनर का रूल नहीं होना। हम लोगों का ये घर है, ये भारत हम लोगों का घर, तो अपना रूल होना चाहिए, होम रूल होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये भी देखा कि स्वराज, जब होम रूल जो पार्टी हुई थी, तो होम रूल एक एनी बेसेंट की थी, एक थे तिलक का। तिलक जी का अपना बॉम्बे में, तिलक जी का अपना महाराष्ट्र वाला एरिया में थे बहुत जगह, कर्नाटक के कुछ एरिया में, और एनी बेसेंट का पूरा ऑल ओवर इंडिया में था, बॉम्बे में था। तो यहाँ पे हम लोगों को वो अलग बात हम लोग बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि
होम रूल मतलब अपना रूल, अपने घर का रूल। तो स्वराज इज आवर बर्थ राइट या होम रूल इज आवर बर्थ राइट, किसने कहा था? ये स्टेटमेंट आपको दे सकता है प्रीलिम्स में कि स्वराज इज आवर बर्थ राइट, होम रूल इज आवर बर्थ राइट। जब बर्थ राइट आ जाती है, जब बर्थ राइट की बात आ जाती है, तो बर्थ राइट किसने कहा था? होम रूल इज आवर बर्थ राइट या फिर स्वराज इज आवर बर्थ राइट? तो तिलक ने कहा था, तिलक, लोकमान्य तिलक। ओके, सो नाउ द कांग्रेस हैड टू फुल टास्क, कांग्रेस के टू फुल टास्क थे। ओके, टू फुल टास्क, स्ट्रक्चरिंग डाइवर्स क्लासेस, कम्युनिटी, ग्रुप्स एंड रीजन्स इनटू ए नेशन एंड सिक्योरिंग इंडिपेंडेंस। ओके, एंड सिक्योरिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूलर फॉर द इमर्जिंग नेशन। तो कांग्रेस के हमेशा से शुरू से ही दो यानी कि मोटिव रहा है, एक सभी को यूनिटी दिखाना, सभी को एक नेशन में बांधे रखना। जैसे डाइवर्स क्लासेस, जितने भी लोग, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो पीजेंट हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो, चाहे वो इंडस्ट्री, सबको वो लाना चाहते थे एक प्लेटफॉर्म पे, सबको वो अपना पूरा, ताकि सब मिल के काम करें। ओके, सब मिल के काम करें, किसके लिए? इंडिपेंडेंस के लिए। किसके लिए? इंडिया का प्रोग्रेस के लिए, फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए। ओके, तो डाइवर्स जितने भी क्लासेस थे वो सबको एक जोड़े रखना चाहता था। डाइवर्स कम्युनिटी को, चाहे कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, रानी पराग, ये पराग, वो पराग, जितने भी थे वो, तो सारे लोगों को, वो सारे कम्युनिटी को वो जोड़े रखना चाहता था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको वो एक नेशन में बांधे रखना चाहता था। दूसरा, जितने भी ग्रुप्स, तरह तरह के जितने भी ग्रुप का फॉर्मेशन होता, उस वो लोग भी कांग्रेस में जुड़े हुए थे, उन लोगों को भी कांग्रेस जोड़ा रखता था। क्योंकि भले ही आप डिफरेंट कम्युनिटी हो, डिफरेंट क्लासेस हो, डिफरेंट ग्रुप्स हो, डिफरेंट रीजन हो, डिफरेंट रिलीजियन हो, हर कोई जो कि है कांग्रेस उसको मिला के रखना चाहते थे, ताकि सब मिल के ब्रिटिश से फाइट करेंगे, और सब मिलकर ब्रिटिश से फाइट भी करेंगे इंडिपेंडेंस के लिए, और इंडिपेंडेंस के बाद भी सब मिलकर भारत का जो कि है इंडिया का अपब्रिंगिंग करेंगे, इंडिया का ग्रोइंग करेंगे सब मिलकर। तो कांग्रेस का दो था टास्क, एक सबको मिलाए रखना, सबको जोड़े रखना, और दूसरा सबके सहायता से फाइट करना, किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। तो दो टास्क, सबको जोड़े रखना और ब्रिटिश से फाइट करना, दो टास्क कांग्रेस का शुरू से था। नाउ द ब्रिटिश, ओके, टू फुल टास्क, ओके, इनटू ए नेशन एंड सिक्योरिंग इंडिपेंडेंस, दूसरा टास्क इंडिपेंडेंस from the British rule for the emerging nation. Okay, now the British had relied over years on a twin, British की भी twin policy थी, twin policy of conciliation and repression to contain the growing national movement. But after the Cripps का offer of 1940, there were little left to be offered as a concession except transfer of power, यानी कि full freedom itself. क्रिप्स मिशन हम लोग जानते हैं, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। कब आया था? मार्च के करीब 1942 में आया था। तो क्रिप्स मिशन के बाद जो कि ब्रिटिश का पॉलिसी क्या रहा? ब्रिटिश हमेशा, हम लोग शुरू से देखते हैं कि 1857 से ही हम लोग देखते हैं कि हमेशा ब्रिटिश थोड़ा इंक्रीमेंट, थोड़ा लिबर्टी इंडियन को देती जा रही है। 1857 के वॉर से 1857 में दिया, 1861 में दिया, फिर जो कि जितना भी उनकी पॉलिसी आती गई, हमेशा कुछ ना कुछ लिबर्टी वो देते गए। जितना भी रिवॉल्यूशन हुआ, कुछ ना कुछ वो जो कि है लिबर्टी इंडियन को देते। तो एक था वो कंसेशन, हमेशा वो ब्रिटिश देते गए। और दूसरा ब्रिटिश का क्या पॉलिसी था? जितने भी मूवमेंट हुए उन सारों को रिप्रेस करना। सबसे पहले वो रिप्रेस करते थे, और दूसरा फिर उसको थोड़ा सा कुछ चॉकलेट दे देते थे, थोड़ा सा कुछ उसको यानी कि और ज्यादा फ्रीडम दे देते थे। पहले ब्रिटिश का क्या था? रिप्रेस करना। कोई भी मूवमेंट स्टार्ट होती थी, किसी के लिए डिमांड स्टार्ट होती, उसको रिप्रेस करना। रिप्रेस के बाद क्या करते थे? चाहे वो किसान मूवमेंट हो, चाहे वो नेशनल मूवमेंट हो, चाहे वो कोई सा भी मूवमेंट, सबसे पहले रिप्रेस करना ब्रिटिश की पॉलिसी थी, और उसके बाद उसको थोड़ा सा कुछ कंसेशन दे देना, थोड़ा सा कुछ उसको कंसेशन दे देना, चॉकलेट दे देना। लेकिन क्रिप्स मिशन के बाद थोड़ा देते रहते 1857 से लेके जब 1942 का समय आ गया, जस्ट यानी कि 90 इयर्स के करीब जब पहुंच गया, तो ब्रिटिश के पास फिर देने के लिए अब फुल फ्रीडम के सिवा अब कुछ नहीं बचा था, क्योंकि इतना थोड़ा करते करते बहुत ही ज्यादा हो गया था। अब फुल फ्रीडम के अलावा कुछ भी चीज
बचा ही नहीं था। तो ब्रिटिश का यहाँ पे टू पॉलिसी था, एक रिप्रेशन करना और रिप्रेशन के बाद थोड़ा सा उसको कॉन्सिलिएशन करना, थोड़ा सा उससे नेगोशिएशन करने के थोड़ा सा उसको और ज्यादा कुछ दे देना, और ज्यादा फ्रीडम, और ज्यादा लिबर्टी, और ज्यादा उसको कुछ बेनिफिट इंडियंस को, चाहे किसी भी ग्रुप हो, किसी भी रिलीजन हो, किसी भी कम्युनिटी हो, उसको वो चीज दे देना। पहला रिप्रेशन, दूसरा कॉन्सिलिएशन करके उसको कुछ देना। ओके, लेकिन क्रिप्स ऑफर के बाद कुछ भी नहीं बचा। क्रिप्स ऑफर के बाद सिर्फ फुल फ्रीडम के अलावा कुछ भी नहीं बचा ब्रिटिश को देने के लिए, क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा चीज ऑलरेडी मिल चुका है। अब सिर्फ अगर चाहिए तो फुल फ्रीडम चाहिए। ओके, तो फुल फ्रीडम 1942 के बाद अब कुछ भी चीज नहीं, बट सिर्फ फुल फ्रीडम। ओके, तो ये थे ब्रिटिश की पॉलिसी। कांग्रेस की भी टू पॉलिसी, ब्रिटिश की भी टू पॉलिसी। ब्रिटिश की पॉलिसी रिप्रेशन और तब जाके कॉन्सिलिएशन करना, और कांग्रेस की पॉलिसी डाइवर्स, हर चीज, चाहे डाइवर्स रीजन हो, डाइवर्स रिलीजन हो, डाइवर्स क्लासेस हो, डाइवर्स ग्रुप्स हो, डाइवर्स कुछ भी चीजें हो, सबको एक जोड़े रखना, मिलाना, इंडिया का नेशन का फॉर्मेशन करना। और दूसरा क्या था उसका पॉलिसी? उसका दूसरा पॉलिसी था सबको साथ मिलके इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिश से फाइट करना, इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करना, और दूसरा सबको मिलाए रखना, सबको जोड़े रखना। और ब्रिटिश की ये थी पॉलिसी। गांधी जी 21 दिन की फास्ट किए। कहां पे, कब फास्ट किए? फरवरी मार्च 1943 में गांधी जी ने फास्ट किया। गांधी जी ने क्यों फास्ट किया? क्योंकि ब्रिटिश कहती थी कि नो, कंडेम द वायलेंस ऑफ द पीपल। गांधी जी ने कहा नो, आई विल नॉट कंडेम द वायलेंस ऑफ द पीपल। पीपल आर रिएक्टिंग टू द वायलेंस डन बाय द मच बिगर वायलेंस डन बाय द स्टेट। स्टेट बहुत ज्यादा बिगर वायलेंस कर रही है, तो उसी के रिएक्शन में पीपल जो की है उसको बैलेंस करने की, उसको चेक करने की कोशिश करें। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि आई विल नॉट कंडेम द वायलेंस ऑफ द पीपल। और इसीलिए गांधी जी ने इसके लिए उन्होंने कहा कि हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो प्रूव करने का उनका तरीका, गांधी जी का क्या था तरीका? गांधी जी ने कहा हम फास्ट करेंगे, और ये 21 दिन का फास्ट रहा। ये 21 दिन का फास्ट रहा। फास्ट स्टार्ट कब किया गांधी जी ने? 10 फरवरी को 1943 में। 1943 में क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त। ओके, 8 अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942 में। और गांधी जी ने कब फास्ट किया? तो 10 फरवरी 1943 में गांधी जी ने फास्ट किया। ओके, और कितने दिन की फास्ट की गांधी जी ने? तो 21 दिन की फास्ट रही। फरवरी में 21 दिन की फास्ट किए, 10 फरवरी से स्टार्ट किए, तो 1943 में गांधी जी ने स्टार्ट किया। अब कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन वेंट आउट टू इंडिया मार्च 1946 में, मार्च 1946 में। और कैबिनेट मिशन का डिसीजन कब ले लिए गए थे क्लीमेंट एटली द्वारा? 19 फरवरी 1946 में। कैबिनेट मिशन का डिसीजन कब लिए गए थे? तो 19 फरवरी को। और कैबिनेट मिशन आया कब इंडिया में? तो मार्च में आया 1946 में कैबिनेट में, टू नेगोशिएट द सेटिंग अप ऑफ ए नेशनल गवर्नमेंट एंड टू सेट इनटू मोशन ए मैचिनरी फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर। तो ये थे कैबिनेट मिशन का प्लान। कैबिनेट मिशन का प्लान किस लिए था? कब आया सबसे पहले कैबिनेट मिशन इंडिया में, कब आया? तो डिसीजन कब लिया गया था? 19 फरवरी को क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अनाउंस कर दिया था कैबिनेट मिशन के बारे में। आया कब कैबिनेट मिशन? तो मार्च 1946 में इंडिया में आया। और किस लिए आया? टू नेगोशिएट द सेटिंग अप ऑफ ए नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट के लिए, नेशनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन के लिए, एंड टू सेट इनटू मोशन ए मैशिनरी फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर। एक कैबिनेट मिशन का जो मूल जो इंपॉर्टेंस है, किस कैबिनेट मिशन का जो मूल पर्पस था आने का, वो किस लिए था? कि नेशनल गवर्नमेंट अब यहां पे बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि अब फुल फ्रीडम के अलावा इंडियन को कुछ भी नहीं चाहिए। इंडियन को सिर्फ चाहिए फुल फ्रीडम, कोई नेगोशिएशन किसी भी चीज, और नेगोशिएशन सेटलमेंट किसी भी चीज पे होगी तो अब होगी सिर्फ बात फुल फ्रीडम पे। तो इसी पर्पज से कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया, टू फॉर्म द नेशनल गवर्नमेंट। और ट्रांसफर ऑफ पावर, किस तरह से अच्छे तरीके से नेशनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर दिया जाए, अच्छे तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर ब्रिटिश हैंड टू कांग्रेस हैंड में कर दिया गया। इसीलिए कांग्रेस, इसीलिए कैबिनेट मिशन आया। तो 1946 में मार्च में आया। ओके, नाउ वेवल, ये जो वेवल थे वो वायसराय थे उस समय। सबसे पहले क्रिप्स 1946
शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 के समय कौन थे, शिमला कॉन्फ्रेंस के समय कौन थे वॉइसरॉय? तो शिमला कॉन्फ्रेंस के समय वॉइसरॉय थे हमारा वेबल, ओके, लॉर्ड वेबल, ओके। इन जून जुलाई 1945 बाय हिज इंसिस्टेंट ऑन नॉमिनेटिंग ऑल द मुस्लिम, ओके ओके, वेबल allowing Jinnah to rake the Simla conference in June July 1945 by his insistence on nominating all the Muslim, okay। तो सबसे पहले यहां पे देखना है कि शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी जून जुलाई 1945 में। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? जून जुलाई 1945। किसने स्टार्ट किया? तो लॉर्ड वेबल ने स्टार्ट किया। और लेकिन जिन्ना जो कि थे, जिन्ना बहुत ही ज्यादा पावर हंग्री थे। जिन्ना पावर हंग्री के लिए कुछ भी करने को तैयार था, कुछ भी, किसी को भी लड़ाने में, किसी को भी तोड़ने में, कहीं आग लगाने में, कहीं दंगा फैलाने में, सब कुछ वो करने के लिए तैयार था। जिन्ना बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन था, बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन। उसे पावर 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 किसी भी कीमत पर चाहिए ही चाहिए। तो जिन्ना जो कि है, जिन्ना का था कि सारे मुस्लिम का प्रतिनिधित्व मैं हूं, सारे मुस्लिम जो कि है प्रतिनिधित्व है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे, जैसे हम लोगों ने देखा मौलाना आजाद, मौलाना आजाद वो थे कांग्रेस में, और वो भी बहुत सारे मुस्लिम जो कि थे, कुछ मुस्लिम कांग्रेस को भी सपोर्ट करते थे। लेकिन जिन्ना का कहना था नहीं, सारे मुस्लिम जो कि थे उस समय जो कि थे, यूनाइटेड इंडिया था, तो सारे मुस्लिम का प्रतिनिधित्व मैं रहूंगा और कोई भी नहीं रहेगा। बहुत ही ज्यादा वो पावर हंग्री था। तो इसी के कारण जो कि है शिमला कॉन्फ्रेंस भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि जिन्ना ने कहा सारे मुस्लिम को मैं सिलेक्ट करूंगा, सारे मुस्लिम का कमिंग इलेक्शन में मैं अपना नॉमिनेट करूंगा। तो कांग्रेस ने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग जो कि है, कांग्रेस का क्या था पॉलिसी? कांग्रेस का था सारे रिलीजन को मिला के। कांग्रेस का था जो मुस्लिम यहां पे भी आना चाहे, जो मुस्लिम हम लोगों के साथ आना चाहे, तो हम उसको अपने साथ मिला के, जो मुस्लिम भारत में रहना चाहे, जो मुस्लिम जो कि है कांग्रेस के साथ आना चाहे, जो मुस्लिम जो कि है इंडिया के द्वारा फाइट करना चाहे, इंडिया में रहना चाहे, तो वो लोग रह सकता है। क्योंकि मौलाना आजाद खुद मुस्लिम थे, वो जो कि कांग्रेस में थे, तो सारे मुस्लिम का प्रतिनिधित्व एक आदमी सिर्फ जिन्ना अपने फायदे के लिए करना चाहता था। अपना बहुत ही ज्यादा वो इगोइस्टिक पर्सन था, बहुत ही ज्यादा वो सेल्फ सेंटर पर्सन था, बहुत ही ज्यादा वो पावर हंग्री पर्सन था। तो वो कहा कि सारे मुस्लिम का हम प्रतिनिधित्व करेंगे। कांग्रेस ने एक्सेप्ट इसे नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस ने कहा सारे का नहीं, आप कुछ को कीजिए, और कुछ जो कि है हम लोगों की तरफ भी मुस्लिम है, मौलाना आजाद आदि। तो यहां पे इसलिए शिमला कॉन्फ्रेंस भी सक्सेसफुल नहीं हो सका। नाउ लीग अनाउंस्ड इज एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट प्लान। कैबिनेट प्लान का एक्सेप्टेंस किया ऑन 6 जून। 6 जून कैबिनेट का प्लान का एक्सेप्टेंस किया। जिन्ना विड्रॉ द लीग्स एक्सेप्टेंस ऑफ द प्लान ऑन 29 जुलाई। 29 जुलाई को फिर जो कि है, तो बहुत ही जिन्ना जो कि है बहुत ही ज्यादा, एक तरह से इतना ज्यादा था कि वो पावर के लिए कुछ भी कर सकता था। वो हमेशा जो कि है ब्रिटिश के कहने पे, जो कि है बहुत कहने पे एंट्री करता था किसी भी चीज में, फिर उसको कहता था हम नहीं करेंगे ये चीज। क्यों? क्योंकि उसको जब कहता था, क्योंकि उसका सिंपल सा फंडा था कि सारे मुस्लिम मेरे अंडर में रहेंगे, सारे मुस्लिम पे शासन मैं करूंगा, सारे मुस्लिम मेरे गुलाम रहेंगे। जिन्ना का सिंपल सा फंडा था कि सारे मुस्लिम मेरे गुलाम रहेंगे, सारे मुस्लिम पे शासन मैं करूंगा, सारे मुस्लिम का प्रतिनिधित्व मैं करूंगा। तो बहुत ही ज्यादा वो था। तो यहीं पे जो कि है, तो कैबिनेट मिशन में कभी जिन्ना हर चीज को, जैसे शिमला कॉन्फ्रेंस को भी उसने इसीलिए ब्रेक कर दिया, जिसको कांग्रेस को किसी को भी एक्सेप्टेंस नहीं हुई कि सारे को आप कैसे कह सकते हैं, जो हम लोगों की तरफ आना चाहे वो आ सकते हैं। तो इसलिए शिमला कॉन्फ्रेंस भी सक्सेसफुल नहीं हो सका। अब कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग एक्सेप्ट किया। कब किया एक्सेप्ट? 6 जून को। लेकिन फिर जो कि है 29 जुलाई को फिर अपना उसे कहा नहीं, हम कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो जिन्ना का माइंड समझना बहुत ही खतरनाक हो गया था। वो कब क्या करेगा, कब, एकदम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो गया था। बहुत ही ज्यादा वो कहा कि नहीं, हम पहले एक्सेप्ट करते हैं फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कुछ भी कर सकता है। ओके, तो कैबिनेट में यहां पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि कैबिनेट मिशन में क्या मुस्लिम लीग गई थी? कैबिनेट मिशन, क्या कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग
वाज ए पार्ट ऑफ कैबिनेट मिशन। तो हम लोगों को ध्यान में देखना है कि पार्ट था और फिर नहीं था। ओके, एक्सेप्ट किया था फिर बाद में उसको ना अपना एग्रीमेंट कैबिनेट मिशन से वापस ले लिया गया। तो यहां पे ध्यान देखना है कि अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। पहले गया था फिर जो कि है अपना वापस ले लिया गया था। तो कैबिनेट मिशन को भी एक तरह से अगर हम लोग लास्ट का पॉइंट देखें तो कैबिनेट मिशन भी प्लान नहीं हुआ सक्सेसफुल मिस्टर जिन्ना के कारण। ओके, इंटेरिम गवर्नमेंट। अब ये इंटेरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946 with Congress members alone, okay, with Nehru as the de facto, Nehru वहां के de facto head, okay. Behwal quietly brought the league into the interim government on 26 October 1946, though it had not accepted either the short or long term plan and had not given up its policy of direct action, okay. तो यहां पे हम लोगों को देखना है brought the league into the interim government, okay. तो इंटेरिम गवर्नमेंट का जब फॉर्मेशन हुआ तो इंटेरिम गवर्नमेंट का सबसे पहले इंटेरिम गवर्नमेंट का कौन हेड है, तो नेहरू एज द डिफेक्टो हेड इंटेरिम गवर्नमेंट का बन गया। अब जो कि है इंटेरिम गवर्नमेंट कब फॉर्मेशन हुई, इंटेरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई हमारे 2 सितंबर 1946 को। इंटेरिम गवर्नमेंट की कब फॉर्मेशन हुई, 2 सितंबर 1946 को। कौन उसका हेड रहा, तो नेहरू हेड थे इंटेरिम गवर्नमेंट की। अब जिन्ना के जो मुस्लिम लीग थे, मुस्लिम लीग इंटेरिम गवर्नमेंट में गए या नहीं गए, पहले जो कि है फॉर्मेशन पहले कर दिया जिन्ना ने, हम लोग नहीं जाएंगे, ओके। तो कांग्रेस ने एलोन फॉर्मेशन किया, कांग्रेस ने अपने से फॉर्मेशन किया लीग के सहायता के बगैर, लेकिन मिस्टर बेहवाल ने लीग को भी इंटेरिम गवर्नमेंट में लाया, क्योंकि एक अच्छा पॉलिसी वही होता है, एक अच्छा गवर्नमेंट वही होता है जिसमें सभी का भागीदारी हो, जिसमें सभी का हो। ये नहीं तो अगर मुस्लिम लीग को अलग कर दिया जाए तो वो फिर से जो कि है अपना डायरेक्ट एक्शन करेगी। ये जो कि है डायरेक्ट एक्शन वो करती थी, डायरेक्ट एक्शन मतलब बहुत ज्यादा वायलेंस करती थी, बहुत ज्यादा वो राइट करती थी, बहुत ज्यादा दंगे फैलाते थे। तो इसीलिए बेहवाल ने लीग को भी, पहले कांग्रेस ने सिर्फ एलोन ही फॉर्मेशन कर दिया था इंटेरिम गवर्नमेंट के, क्योंकि लीग आने को तैयार नहीं था, और वो 2 सितंबर 1946 को इंटेरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ, नेहरू एज द डिफेक्टो है। लेकिन बेहवाल ने फिर बाद में मना उना के जो कि है इंटेरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग को भी लाया, ताकि डायरेक्ट एक्शन वो ना करे, ओके, डायरेक्ट एक्शन वो ना करे। नाउ ओके, सो ऑल दिस आर अबाउट द प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट थे। तो हम लोग इसी कंटिन्यूटी के साथ बढ़ेंगे आगे, ताकि और भी ज्यादा जो कि है सारे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का फैक्ट हो, जितने भी एग्जाम में आने लायक एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन को जो कि है अच्छे से कवर कर लिया जाए, ताकि लास्ट में जो कि है कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक बार अगर पढ़ा हुआ होगा तो लास्ट में भी जो कि है अच्छे से सिर्फ वीडियो भी अगर देख लिया जाए लास्ट का 15 दिन में एक बार, तो सारे चीजों का क्लियर 15 घंटे में जो कि है पूरा जो कि है पूरा हिस्ट्री का कवर किया जा सकता है। 15 घंटे में पूरा जो कि है क्या कहते हैं 15 घंटे में हिस्ट्री का कवर किया जा सकता है, 15-20 घंटे में जो कि पॉलिटी का कवर किया जा सकता है पूरा। तो इस तरह से जो कि एक 10 दिन में जो कि है पूरा सब्जेक्ट का अच्छे से वीडियो इस तरह से बनाया जाएगा, इस तरह से बनाएंगे कि पूरा 10 दिन में जो कि हर चीज का प्रीलिम्स का, चाहे वो करंट अफेयर से क्यों ना, हर चीज का कंप्लीट किया जा सकता है। और महादेव आईएएस एकेडमी इज नोन फॉर, बेसिकली इट इज नोन फॉर फिलोसफी, ओके, फिलोसफी के यहाँ सब कुछ चलते, पूरी क्लास चलती है फिलोसफी के, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में। पूरी फिलोसफी के जो कोई भी डाउट हो, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, टेस्ट सीरीज के इंक्लूड करके हर चीज फिलोसफी की कंप्लीट तैयारी। फिलोसफी के बाद ये मेंस की टेस्ट सीरीज चलती है, ओके, मेंस के जीएस के टेस्ट सीरीज, मेंस जीएस की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे चलती है। फिलोसफी की टेस्ट सीरीज, फिलोसफी की सबसे पहले क्लास चलते हैं हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, दूसरी बात फिलोसफी की टेस्ट सीरीज भी चलती है, और यहाँ मेंस जीएस की भी टेस्ट सीरीज चलती है। और तो ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, ओके, ये सब हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स एग्जाम के बाद से। अभी जो कि है प्रीलिम्स एग्जाम तक ही रखते हैं फोकस, ताकि 10-12 दिन में
टोटल चीज जो कि है वीडियो से ही आपका कंप्लीट हो जाए। लास्ट में जो कि है कोई भी बुक होते हैं लास्ट में कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना चीज पढ़ने को है, तो वो सारी चीजों का कंफ्यूजन ना रहे, वो सारी चीजों का दिक्कत ना रहे। ओके, थैंक यू।